नमस्कार। आज हम सेल बायोलॉजी के पेपर थर्ड का जो पहली यूनिट है उसमें कोशिका के अगले कोशिकांग के बारे में चर्चा करेंगे। वो है न्यूक्लियस या केंद्रक। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक यूकेरियोटिक कोशिका जो है उसका जो कंट्रोलिंग कोशिकांग जिसे हम कहते हैं वो केंद्रक के नाम से जाना जाता है। केंद्रक ही वह कोशिकांग है जो पूरी सेल की संरचना एवं उनके कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अर्थात कहने का मतलब ये एक कंट्रोलिंग यूनिट के रूप में कार्य करता है। तो आइए हम देखते हैं इसमें। इसकी खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और यूकेरियोटिक कोशिका में यह एक ट्रू मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में हम जानते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है या जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में ओपन रहता है। उसके चारों तरफ किसी प्रकार की कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है। लेकिन न्यूक्लियस जो होता है यूकेरियोट्स में, इसके चारों तरफ एक न्यूक्लियर आवरण होता है, इसलिए इसको यू यानी ट्रू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कहते हैं। यह एक जेनेटिक कंट्रोलर सेंटर है। साथ ही यदि इनकी संख्या के हिसाब से देखा जाए तो अधिकतर कोशिकाओं में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मोर देन वन न्यूक्लियस भी होते हैं। यहाँ एग्जांपल हम पैरामेसियम के फॉर्म में देख रहे हैं, यहाँ पे बाइन्यूक्लिएटेड था, लेकिन हम इसमें यदि देखते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन प्लांट्स में, एल्गी में बहुत एरिया के अंदर दिखती है। टेपिटम सेल्स जो होती है उसमें ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। फंगस के अंदर, एस्परजिलस में भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस। कुल सेल का ये 10% से ज़्यादा एरिया कवर करता है। और यदि इसकी शेप और साइज को देखा जाए तो अलग अलग होती है। किसी में एलिप्सॉइड होता है, फ्लैट, सिलेंड्रिकल, स्पाइरल, अलग अलग आकृति के पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में यह परिधीय या किनारे की ओर स्थित होते हैं यदि इनकी पोजीशन देखी जाए तो, और एनिमल सेल में ये सेंटर में होते हैं। और डायमीटर जो है इसका 6 माइक्रोमीटर का है। अब हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो न्यूक्लियस में मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो प्रोटीन का होता है, जिसमें 70% के आसपास में प्रोटीन पाए जाते हैं। 10% के आसपास में डीएनए और फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं 3 to 5%, और 2 to 3% इसमें आरएनए पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य मिनरल्स पाए जाते हैं। अब मुख्य जो है वो है न्यूक्लियस की संरचना, और ऐसी उसकी स्ट्रक्चर जो है जो हम डायग्राम में सामने पीछे देख रहे हैं इसमें, कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के जो मुख्य भाग है जिसमें सबसे पहला जो है वो है केंद्रकीय आवरण, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, हम यदि इसका ओरिजिन देखें, एक चीज और, न्यूक्लियस दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। तो इसका ओरिजिन जो है मेम्ब्रेन का वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। हम जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें जो डबल मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूड है। तो इसका ओरिजिन जो है वो ईआर से माना जाता है। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कई छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, माइक्रोपोर पाए जाते हैं, जिसके बारे में आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अब इस मेम्ब्रेन के 3 मुख्य भाग हैं। पहला, इसकी आउटर या इनर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि बाहर की तरफ झिल्ली है जिसके ऊपर छोटे छोटे इसमें पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। ये पार्टिकल्स जो है वो राइबोसोम है, तो ये तो है आउटर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ है, वो इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इसकी, ये जो इसमें दिखाई दे रही है। अब प्रत्येक लेयर की चौड़ाई जो है, इसकी मोटाई जो है वो 70 to 80 एंगस्ट्रॉम है। राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल जो है वो बाहरी मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, ये हम अभी देख चुके। और अंदर की तरफ जो है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ फाइब्रस लेमिना या न्यूक्लियर कॉर्टेक्स जो है वो भी पाया जाता है, जो अंदर की तरफ आगे स्ट्रक्चर में आ जाएगा। दूसरा जो इसका मेन पार्ट है वो है पेरी न्यूक्लियर स्पेस।
पेरीन्यूक्लियरेशन परिकेंद्रीय अवकाश जिसे हम कहते हैं, ये दो झिल्लियों के बीच का अवकाश है और 20 से 25 नैनोमीटर जो है वो इसमें चौड़ा क्षेत्र है और इसमें लिक्विड जो है वो मैटर प्रेजेंट होता है। अब है तीसरा इसका मुख्य जो पार्ट है वो है न्यूक्लियर कोर यानी कि केंद्रकीय छिद्र। केंद्रकीय छिद्र जो है वो पूरे न्यूक्लियस के अंदर हम देखते हैं तो पाए जाते हैं, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर जो है कॉम्प्लेक्स जो है जिसमें कोर कॉम्प्लेक्स ये बीच में दिखाई दे रहा है पर्पल कलर का, और ये पूरी मेम्ब्रेन के अंदर चारों तरफ से उपस्थित होता है और ये पूरी मेम्ब्रेन का 2% एरिया जो है वो कवर करते हैं। 200 टू 400 एंगस्ट्रॉम जो है इसका डायमीटर होता है और ये पोर कॉम्प्लेक्स जो है ये पोर प्लस एन्यूलस जिसे डायफ्राम कहेंगे, आगे हम स्ट्रक्चर में आ जाएगा, हम पढ़ेंगे, इसकी विस्तृत चर्चा भी करेंगे। ये मिलकर के एक पोर कॉम्प्लेक्स बनाता है। न्यूक्लियर सम्मिश्र छिद्र, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। इसकी संरचना के बारे में पूछा जाता है, इसके कार्यों के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में छिद्र है, इसका मतलब वो छिद्र ओपन है, आर पार है, कोई भी आ सकता है, जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की अपनी एक स्ट्रक्चर है, ये रेगुलेट करता है कि कौन सा आयन या मिनरल अंदर आएगा जाएगा, कौन सी स्ट्रक्चर यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। ये सेम ऐसे ही है जैसे हम कोशिका की झिल्ली के अंदर वहाँ से आर पार कौन सा आयन मटेरियल आएगा, उसको कंट्रोलिंग है, उसका नियमन होता है कई प्रोटीन चैनल्स के द्वारा, वैसे ही यहाँ पर भी इसका नियमन होता है। तो प्लग जो है वो इसके सेंटर में पाया जाता है और आगे हम देखेंगे इसमें कई रेडियल स्पोक्स जो है, फिलामेंट्स जो है वो इस प्लग से जुड़े रहते हैं, मिलके स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये एन्यूलस से जुड़े रहते हैं। यहाँ हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है और ये बाहरी झिल्ली जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी है, इसके ऊपर यहाँ पे राइबोसोम्स के पार्टिकल्स अटैच रहते हैं और अंदर की तरफ देखते हैं तो एक फाइब्रस लेमिना स्ट्रक्चर जो है वो, जिसे हम न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं, ये स्पाइरल चारों तरफ किनारे की तरफ न्यूक्लियोप्लाज्म में, और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में फिर क्रोमेटिन जो है वो इसमें बिखरा हुआ रहता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है अंदर की। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक पूरी सरफेस है न्यूक्लियर की और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है डायग्रामेटिक, और इस पे आउटर मेम्ब्रेन जो है वो हमें बाहर की तरफ दिख रही है और अंदर की तरफ जो है वो इनर मेम्ब्रेन है इसकी। अब आउटर मेम्ब्रेन यानी इसके बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म है और अंदर की तरफ न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब ये छिद्र जो है ऊपर से देखेंगे तो हमें इस प्रकार का दिखाई दे रहा है कि उसके बाहर की तरफ ऐसे साइटोप्लाज्म की तरफ कुछ फाइब्रिल स्ट्रक्चर निकली हुई है जिसे हम साइटोप्लाज्मिक फाइब्रिल कहते हैं, और जो अंदर की तरफ जो न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ जो फाइबर्स निकले हुए हैं उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फाइब्रिल। अब ये छिद्र आर पार तो जरूर है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो इसके बीच में जो है वो एन्यूलस पाया जाता है, रिंग नुमा, और ये जो है एन्यूलस जो है स्ट्रक्चर, ये कई सब यूनिट जो होती है मिल करके उससे ये बनती है, एक रिंग बनाती है, और रिंग जो है ये न्यूक्लियर बास्केट के थ्रू यहाँ पर प्लग से इसमें जुड़ी रहती है। यदि इसकी डिटेल स्ट्रक्चर आगे देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बीच में एक सेंट्रल ट्रांसपोर्टर है, ये प्लग है, और सेंट्रल ट्रांसपोर्टर जो है जिसके थ्रू छिद्र है, और यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्मिक जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब इसके चारों तरफ यदि हम देखते हैं तो हम ऊपर की तरफ बाहर की तरफ देखें, यहाँ फाइब्रिल निकले हुए हैं साइटोप्लाज्म की तरह, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक फाइब्रिल, और ऐसे ही फाइब्रिल जो है वो आपको अंदर की तरफ नजर आए थे जैसे उसमें, तो वो न्यूक्लियोप्लाज्मिक फाइब्रिल थे। अब यहाँ पर ये जो एन्यूलस बना हुआ है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है ये डायफ्राम कहलाता है, और बीच में ये न्यूक्लियर रिंग का निर्माण कर रहा है, और यहाँ पर न्यूक्लियस से ये न्यूक्लियर केक बनाते हैं, और ये स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियर बास्केट से जुड़ी रहती है जो अंदर न्यूक्लियस की तरफ है। तो ये कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर है ये अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स है कि एन्यूलस जो होता है उस एन्यूलस जो प्लग उसमें उपस्थित रहता है और ये न्यूक्लियर फाइबर्स के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं स्पोक्स के द्वारा। ऐसे ही ये इसमें हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का भी इसमें डायग्राम दिया हुआ है। अब हम चलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ।
न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस के अंदर का जो मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उपस्थित होता है, और ये क्लियर होता है, होमोजीनियस होता है, लेस विस्कस होता है और ट्रांसल्यूसेंट लिक्विड होता है। दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोट्स में यदि हम बात करते हैं तो वहाँ न्यूक्लियस तो होता नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म अलग से तो कुछ होता नहीं है, वो साइटोप्लाज्म ही होता है, लेकिन वहाँ हिस्टोन नहीं पाए जाते हैं। अननोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो जरूर वहाँ पे पाए जाते हैं। हिस्टोन हम जानते हैं, हिस्टोन ऐसे जो राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन्स जो है वो बेसिक एमिनो एसिड जो होते हैं, जिसमें लाइसिन और आर्जिनिन जो है, हिस्टिडीन, इनके साथ मिलकर के ये बने होते हैं। ये ऑक्टामर स्ट्रक्चर होती है, डुप्लीकेट जो है यूनिट पाई जाती है, चार जो H1 H2, इसमें H2A H2B H3 H4, H2A H2B H3 H4 चार प्रोटीन की सब यूनिट होती है, और हर एक की डुप्लीकेट कॉपी मिलकर के ऑक्टामर बनाती है। और ये ऑक्टामर जो हिस्टोन जो होता है, इसके चारों तरफ डीएनए जो है वो लिपटा हुआ रहता है, और वो मिलकर के न्यूक्लियोसोम बनाता है। देन आगे ऑर्गेनाइजेशन की बात है ये तो, लेकिन प्रोटीन जो है वो दो प्रकार के यहाँ हम देख सकते हैं। तो हिस्टोन जो है वो बेसिडिक एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, और नॉन हिस्टोन एसिडिक एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, जिसमें एस्पार्टिक और ग्लूटामिक पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए मुख्यतः होता है, इसमें आरएनए भी पाया जाता है, और इसमें 3 to 10% लिपोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं। एंजाइम्स जो है ये मोस्टली इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, डीएनए सेंसिटिव एंजाइम, डीएनए हाइपर सेंसिटिव एंजाइम, और ये सारे न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड रहते हैं। सब एंजाइम्स इसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वगैरह सब पाया जाता है। मिनरल्स में इसमें फॉस्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज एक्सेट्रा ये प्रेजेंट होते हैं, और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स जो है वो इसमें उपस्थित होते हैं, और मिलकर के ये क्रोमेटिन फाइब्रेज का निर्माण करते हैं। तो फंक्शन जो है, यदि कार्यों की बात करें तो ये काम जो है इसका कि डीएनए रेप्लिकेशन का क्षेत्र है जहां पर ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और दूसरा कि सेल डिवीजन के लिए जो फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है वो भी न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। अब हम बात कर रहे हैं क्रोमेटिन रेटिकुलम की। क्रोमेटिन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर का एक महीन जाल नुमा जो है वो संरचना होती है, धागे, महीन धागों के रूप में उपस्थित होता है, और हम जानते हैं क्रोमेटिन जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और ये स्ट्रक्चर जो है बेसिफिलिक स्ट्रक्चर है। दो प्रकार के क्रोमेटिन होते हैं, एक यू क्रोमेटिन और दूसरा हेट्रोक्रोमेटिन। यू यानी ट्रू, यू क्रोमेटिन जो होता है, यदि इसको स्टेन करते हैं तो लाइट स्टैंड होता है, और यहाँ पर ये ओपन एरिया होता है ज़्यादा। इसमें जो हम इसमें लिखा हुआ है क्रोमेटिन लेस स्पाइरल, ज़्यादा स्पाइरल नहीं होता है, ओपन एरिया होता है, और यह जेनेटिकली एक्टिव क्षेत्र होता है, एक्टिव रीजन होता है। तो हम ये कहेंगे कि लाइट स्टैंड, ओपन एरिया और जेनेटिकली एक्टिव एरिया जो होता है वो यू क्रोमेटिन। अर्थात यू क्रोमेटिन के क्षेत्र में ऐसे जीन पाए जाते हैं जो एक्सप्रेस होकर के प्रोटीन बनाने की क्षमता रखते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एक्सप्रेस होने वाले प्रोटीन पाए जाते हैं। यानी कि यू क्रोमेटिन, या ये भी कह सकते हैं कि यू क्रोमेटिन क्रोमेटिन का वह भाग होता है जो कि एक्सप्रेस होकर के प्रोटीन बनाने की क्षमता रखता है। और दूसरी तरफ यदि हम हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है डार्क स्टैंड होता है, और मोर स्पाइरल रीजन होता है, अधिक टाइटली पैक्ड होता है, अधिक कॉम्पैक्ट होता है, और यह जेनेटिकली इनएक्टिव पार्ट होता है। तो जस्ट ऑपोजिट हो गया। तो एक यू क्रोमेटिन, एक हेट्रोक्रोमेटिन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जितने भी जो जीन है एक्सप्रेस होकर प्रोटीन बनाने की क्षमता रखते हैं वो तो हम पढ़ चुके हैं कि यू क्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन के रूप में हम देखते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के अलावा हम यूकैरियोटिक में क्रोमो, इसमें एंड में टीलोमियर रीजन जो होता है उसमें। तो हेट्रोक्रोमेटिन जो है इसमें जो डीएनए की सीक्वेंसेज होती है, जो हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेज होती है, उससे मिलकर बना होता है। वो सारी सीक्वेंसेज जो वहां पर यही उपस्थित होती है। तो वो सीक्वेंसेज टेंडोमेरे सीक्वेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होती है वो सारी सीक्वेंस इसी में पाई जाती है, हेट्रोक्रोमेटिन में। तो यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि हालांकि एक चैप्टर अलग है पूरा क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन का, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे कि कैसे एक 2 नैनोमीटर विड्थ वाला यानी चौड़ाई का डीएनए वो कैसे संगठित होकर के ये एक 1400 नैनोमीटर का एक क्रोमोसोम बना लेता है।
ऐसा क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कौन कौन सी स्ट्रक्चर इसमें मिलके सम्मिलित होती है, जो मिल करके इतना चौड़ा एक क्रोमेटिड का निर्माण कर लेता है, और जो कि बाद में जिसे हम क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये जो बनने की प्रोसेस है कि 2 नैनोमीटर डीएनए से लेकर के 1400 नैनोमीटर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर का निर्माण जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन, जो हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं कि डीएनए की एक जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे डबल डीएनए वो धीरे धीरे आगे न्यूक्लियोसोम्स बनाता है। ये एक सिंगल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम है, और ये न्यूक्लियोसोम जो है, जो बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग मालाकार लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी आपको, ये कई सारे मिल करके धीरे धीरे ये कॉम्पैक्ट होकर के ये आगे, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन इसमें अटैच हो रहे हैं, और आगे धीरे धीरे ये क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं। तो आप आगे हम देखेंगे 2 नैनोमीटर 11 एनएम फाइबर के नाम से, फिर वो ज़्यादा ये आपस में न्यूक्लियोसोम मिल करके ये बनाएंगे, उसमें 30 एनएम फाइबर बनाते हैं, 30 एनएम से 300 एनएम फाइबर बनता है, 300 से लेके 700 क्रोमेटिड की एक विड्थ वाला स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। तो ये क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। अब हम इसका अगला पार्ट जो देखते हैं वो है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, जिसकी खोज फोंटाना ने की थी। और केंद्रिका जो है न्यूक्लियस में मोस्ट ऑफ दी वन ही होती है, और राउंडेड होती है, ओवेल या कोलोइडल इसका नेचर होता है, और एसिडिक नेचर की ये इसमें पाया जाता है। और इंटरफेज जो स्टेज होती है सेल डिवीजन की, उसमें हमें ये क्लियरली नजर आता है। प्रोफेज से जो जो हम एनाफेज की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे ये डिसअपियर हो जाती है, और वापस टीलोफेज स्टेज के अंदर ये हमें अपीयर हो जाती है। तो सेल में यदि हम देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो इसमें इन सेल में लो होता है, जहां पर न्यूक्लियोलस जो है वो इनडिस्टिंक्ट होता है या अब्सेंट होता है। इसका मतलब यह है कि प्रोटीन सिंथेसिस से इस न्यूक्लियोलस की का सीधा सीधा संबंध है। तो न्यूक्लियोलस मुख्यतः जो है वो राइबोसोम से बनता है, और हम राइबोसोम जितने भी टाइप्स होते हैं वो यहाँ से फॉर्म्ड होते हैं, और ये मिल करके, और राइबोसोम हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस का मुख्य काम करता है। पूरे न्यूक्लियस का 25% वॉल्यूम जो है वो ये न्यूक्लियोलस कवर करता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखें तो 4 मेन पार्ट है। एक है एमोर्फस मैट्रिक्स या प्रोटीन का रीजन है, हम डायग्राम में देख सकते हैं। और ये जो है एमोर्फस पार्स एमोर्फा जो है इसके अंदर बीच का रीजन है, मैट्रिक्स है, ये बना हुआ होता है। और इसमें जो है ग्रेन्युलर पोर्शन जो होता है, जो इसमें उपस्थित होता है, जिसमें कई सारे पार्टिकल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, राइबोसोम्स, आरएनए वगैरह ये पाए जाते हैं। अगला पोर्शन जो है वो फाइब्रिलर पोर्शन है, जहाँ पर फाइब्रिल्स पाए जाते हैं, लॉन्ग फिलामेंट्स पाए जाते हैं, ये हम यहाँ देख सकते हैं। फाइब्रिल पोर्शन, आरएनए के फिलामेंट्स इसमें उपस्थित होते हैं। और चौथा इसका जो मेन पार्ट है वो है क्रोमेटिन रीजन, जो कि पेरीफेरी रीजन में है, जिसे पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहते हैं। और एक है जो बीच में पाए जाते हैं, जिसे इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन के नाम से जाना जाता है। अब हम इनके कार्यों की बात करें न्यूक्लियोलस के, तो 70 से 80% जो है वो आरएनए का सिंथेसिस जो है वो इसी क्षेत्र में होता है, इसी भाग में होता है, जिसे हम न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं। तो आरएनए और मुख्यतः मैसेंजर आरएनए जो है, आरएनए का पोर्शन जो है वो मुख्यतः इसी से बनता है। प्रोटीन सिंथेसिस जो है, जिसमें राइबोसोमल प्रोटीन जो है उनका फॉर्मेशन, बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम का काम, सेल डिवीजन माइटोसिस जो है उसके दौरान फाइब्रिल्स का निर्माण करने का काम ये करता है। और इसके अलावा मीडिएटर जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तो उसके बीच में मीडिएटर का काम जो है वो भी न्यूक्लियोलस करता है। तो इस प्रकार आज हमने न्यूक्लियोलस या इसमें न्यूक्लियस अर्थात केंद्र के बारे में हम चर्चा की, और अगले चैप्टर में हम अगेन एक नया जो है ऑर्गेनेल जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा।